क्या हुआ जब 20,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट समेत 300 यात्री अचानक बेहोश हो गए। उस सन्नाटे में एक घबराई हुई आवाज गूंजी, अंकल उठिए। आंटी, कोई है? पूरी केबिन में अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। तभी एक लड़की ने घबराकर कहा, रुको, सांस मत लो, नाक ढक लो। कोई केमिकल फैल गया है, शायद कोई बोतल टूटी है, जो इसे सूंघेगा वो बेहोश हो जाएगा। कुछ ही पलों में साफ हो गया कि पायलट भी होश में नहीं है, यानी इस विमान को संभालने वाला कोई नहीं बचा। ईंधन सिर्फ 2 घंटे का था और समय तेजी से निकल रहा था। तभी 15 साल का एक लड़का आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था साहस। उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, मैं इस फ्लाइट को लैंड कराऊंगा। लड़की चौंक गई। तुम पागल हो? तुम्हारी उम्र क्या है? उसने जवाब दिया, 15 साल। लेकिन दीदी, हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? और यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव देवपुर में वह रहता था। नाम था आरव। गांव में बिजली कभी कभार आती थी। बरसात में कच्ची सड़कें कीचड़ से भर जाती थीं और लोगों की दुनिया खेतों और छोटे सपनों तक सीमित थी। आरव का परिवार साधारण था। पिता श्यामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां गीता गांव के घरों में काम करके घर चलाती थीं। पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, मगर आरव के हौसले कभी छोटे नहीं हुए। वह दुबला पतला, शांत स्वभाव का और पढ़ाई में असाधारण रूप से तेज था। सरकारी स्कूल में हर साल अव्वल आता। गणित के सवाल वह ऐसे हल करता जैसे खेल हो। विज्ञान के प्रयोग वह बिना लैब के समझ लेता। उसके शिक्षक अक्सर कहते, तुम्हारा दिमाग किसी मशीन से कम नहीं। वह मुस्कुराकर जवाब देता, सर, हमारे घर में मशीन नहीं है। शिक्षक हंसते हुए कहते, इसीलिए तो तुम्हें इतना तेज दिमाग मिला है। एक साल राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता हुई। देश भर से छात्र आए, बड़े शहरों के नामी स्कूलों से, आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ने वाले बच्चे। उन्हीं के बीच एक लड़का था जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी। परिणाम आया, पहला स्थान आरव देवपुर। इनाम था लंदन में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रस्तुति का अवसर, पूरा खर्च विद्यालय की ओर से। जब वह घर पहुंचा तो मां चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसने उत्साह से कहा, मां, मैं लंदन जा रहा हूं। मां ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? इंग्लैंड, प्रतियोगिता के लिए। शाम को पिता खेत से लौटे, थके कदमों और मिट्टी सने हाथों के साथ। जब उन्होंने सुना तो कुछ क्षण चुप रहे, फिर बेटे का माथा चूमकर बोले, हमारे घर से पहली बार कोई विदेश जाएगा। अगले दिन पूरे गांव में खुशी थी। लोग आशीर्वाद देने लगे। मां ने संभाल कर रखे नए कपड़े निकाले। पिता बाजार से एक पुराना बैग ले आए। नया नहीं था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। रात को मां ने समझाया, खाना समय पर खाना, अजनबियों से संभल कर रहना। उसने भरोसा दिलाया, मैं ठीक रहूंगा। अगली सुबह वह पहली बार एयरपोर्ट पहुंचा। विशाल इमारत, चमकती रोशनी, तेज घोषणाएं, सब कुछ उसके लिए किसी दूसरे संसार जैसा था। फ्लाइट में उसे खिड़की वाली सीट मिली। जब विमान ने उड़ान भरी और जमीन धीरे धीरे नीचे छूटने लगी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बादलों के बीच से झांकती धूप देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मां, देखो, बादल। उसी फ्लाइट में कुछ सीटें आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। सफेद बाल, हल्का झुका हुआ कंधा, आंखों पर गोल चश्मा और हाथ में काला ब्रीफकेस। देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग के सिलसिले में लंदन जा रहे थे। उनके ब्रीफकेस के अंदर 3 कांच की सीलबंद बोतलें रखी थीं, जिन्हें उन्होंने कई परतों में सुरक्षित किया था। वे बार बार मन ही मन सोच रहे थे, बस सुरक्षित पहुंच जाऊं, ये नमूने सही सलामत रहे। विमान सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आरव खिड़की से बादलों को निहार रहा था। तभी पायलट की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, अगले कुछ मिनटों में हल्की अशांति हो सकती है, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान धीरे धीरे हिलने लगा। झटका थोड़ा तेज हुआ तो डॉक्टर शेखर ने घबराकर ऊपर के केबिन से अपना ब्रीफकेस निकालने की कोशिश की। उसी क्षण एक तेज झटका लगा। उनका संतुलन बिगड़ा और ब्रीफकेस हाथ से फिसलकर फर्श पर आ गिरा। ताले खुल गए। कांच की तीनों बोतलें बाहर लुढ़कियों और टूट गईं। एक हल्का सफेद धुआं फर्श के पास फैलने लगा। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में यात्रियों की आंखें भारी होने लगीं।
सिर झुकने लगे और लोग एक एक कर बेहोश होने लगे। क्रू मेंबर भी संभल नहीं पाए। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट और सह पायलट भी उसी असर से अचेत हो चुके थे। ठुप ठुप ठुप, जैसे सिर्फ धड़कनों की आवाज बाकी रह गई हो। 300 लोग बेसुध पड़े थे और 16 साल का आरव कॉकपिट के दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ खड़ी सिया ने घबराकर कहा, अगर तुमसे नहीं हुआ तो ये 300 लोग नहीं बचेंगे। आरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोला, इसलिए मुझसे ही होगा। वह अंदर गया और पायलट की सीट पर बैठ गया। सामने सैकड़ों बटन, दर्जनों स्क्रीन और अनजाना सिस्टम था। उसके मन में सिर्फ एक प्रार्थना थी, मां, भगवान, बस एक बार साथ देना। तभी उसकी नजर बगल में रखी एक किताब पर पड़ी, फ्लाइट मैनुअल इमरजेंसी प्रोसीजर्स। उसने तुरंत उसे उठा लिया और पढ़ना शुरू किया। उस समय स्थिति साफ थी। 35,000 फीट की ऊंचाई, 300 बेहोश यात्री, 2 घंटे का ईंधन और एक किशोर जिसके हाथ में सिर्फ एक किताब थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, शांत रहो, पढ़ो, समझो। पन्ने तेजी से पलटते गए। हर लाइन को वह सामने मौजूद कंट्रोल से मिलाता गया। एल्टीट्यूड कंट्रोल यहां, स्पीड इंडिकेटर यहां, कम्युनिकेशन पैनल यहां। उसने सिया से कहा, सबसे पहले रेडियो कनेक्ट करते हैं। उसने माइक्रोफोन उठाया। मेडे, मेडे, फ्लाइट IX 302, पायलट अनकॉन्शियस, रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग गाइडेंस, ओवर। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर स्पीकर से आवाज आई, फ्लाइट IX 302, यहां दिल्ली ATC बोल रहा है, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी पोजीशन बताइए। दोनों ने राहत की सांस ली। आरव ने स्क्रीन पर नजर डाली। कोऑर्डिनेट 12 डिग्री 28.6 नॉर्थ, 77.2 ईस्ट, एल्टीट्यूड 35,000 फीट। जवाब आया, कंट्रोल्स पर कौन है? उसने स्पष्ट स्वर में कहा, 16 साल का स्टूडेंट, नाम आरव। उधर से शांत और भरोसे भरी आवाज आई, आरव, मैं कैप्टन सुरेश बोल रहा हूं, घबराना मत, हम हर कदम पर तुम्हें गाइड करेंगे। पहले बताओ, ऑटो पायलट ऑन है? आरव ने सामने देखा, इंडिकेटर जल रहा था। उसने जवाब दिया, ऑटो पायलट ऑन है। बहुत अच्छा, इसका मतलब विमान अभी स्थिर है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। कैप्टन सुरेश की शांत आवाज स्पीकर से आई। आरव ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को समझाया, शांत रहो, एक एक कदम। उसी समय नीचे दिल्ली एयरपोर्ट पर हलचल मच चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रनवे के किनारे तैनात थीं, एम्बुलेंसें लाइन में खड़ी थीं, मेडिकल टीमें तैयार थीं। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कंट्रोल रूम में आदेश दिया, सभी यूनिट्स अलर्ट रहें। एक फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आ रही है। पायलट अचेत हैं और कंट्रोल्स पर एक किशोर है। पूरा एयरपोर्ट तनाव में डूब गया। वापस कॉकपिट में कैप्टन सुरेश बोले, आरव, अब हमें धीरे धीरे ऑटो पायलट डिसेंगेज करना होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं। पहले एल्टीट्यूड बताओ। आरव ने स्क्रीन पर नजर डाली। 35,000 फीट। जवाब आया, हमें इसे धीरे धीरे 3,000 फीट तक लाना है, बहुत धीरे। डिसेंट कंट्रोल ढूंढो। आरव ने मैनुअल के पन्ने पलटे, सही सेक्शन मिला। मिल गया। बहुत बढ़िया, अब हल्के हाथ से डिसेंट शुरू करो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बगल में बैठी सिया ने धीमे से कहा, तुम कर सकते हो? आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उसे मां और पिता का चेहरा याद आया। उसने कंट्रोल को हल्का सा आगे बढ़ाया। विमान ने नरम ढंग से नीचे आना शुरू किया। परफेक्ट, कैप्टन सुरेश की आवाज आई। स्पीड चेक करो, 280 नॉट्स। इसे धीरे धीरे 160 तक लाना होगा। थ्रॉटल एडजस्ट करो, मैनुअल में देखो। आरव ने तुरंत संबंधित पेज देखा और निर्देश के अनुसार थ्रॉटल कम किया। विमान संतुलित तरीके से नीचे उतर रहा था। केबिन में सन्नाटा पसरा था। सीटों पर झुके हुए सिर, बंद आंखें और बीच में एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में खिलौना था। वह भी अचेत था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और मन में ठान लिया, इन सबको सुरक्षित घर पहुंचाना है। इनके परिवार इंतजार कर रहे होंगे। उसने फिर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। एल्टीट्यूड? कैप्टन सुरेश ने पूछा। 18,000 फीट। बहुत अच्छा, तुम शानदार कर रहे हो। पहली बार आरव को भीतर हल्की उम्मीद जगी। उसने पूछा, लैंडिंग गियर कब निकालना है? जवाब आया, 5,000 फीट पर तैयारी करेंगे, अभी नहीं।
अभी डिसेंट को स्थिर रखो। पहले रनवे अलाइन करो। कैप्टन सुरेश की आवाज आई। आरव ने तुरंत पूछा, रनवे कहां दिखेगा? जवाब मिला, स्क्रीन पर बाईं तरफ एक हरी लाइन दिख रही होगी। उसने ध्यान से देखा। हां, दिख रही है। उसी लाइन पर विमान को रखना है। अगर ज्यादा बाईं तरफ जाओ तो हल्का दाईं ओर सुधारना। अगर दाईं तरफ खिसको तो थोड़ा बाईं ओर। बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स, झटका नहीं देना। आरव ने कंट्रोल पर पकड़ मजबूत की। विमान लगातार नीचे उतर रहा था। 15,000 फीट, 10,000, 8,000। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी। नीचे लाइट्स दिख रही हैं। हम शहर के ऊपर हैं। आरव के भीतर घबराहट और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। 5,000 फीट, उसने बताया। अब लैंडिंग गियर निकालो, मैनुअल कंफर्म करो। उसने तुरंत संबंधित पेज देखा, लीवर पहचाना और सावधानी से नीचे खींचा। हल्की कंपन हुई। गियर डाउन एंड लॉक्ड, उधर से पुष्टि आई। बहुत बढ़िया। अब स्पीड को लगभग 140 नॉट्स तक लाओ। आरव ने थ्रॉटल धीरे धीरे कम किया। 3,000 फीट, 2,000 फीट। रनवे की सीधी रोशनी अब साफ दिखाई दे रही थी। अब फ्लैप्स तैयार करो, कैप्टन सुरेश ने कहा। आरव ने मैनुअल के अनुसार फ्लैप्स सेट किए। विमान की रफ्तार और कम हो गई। नीचे की पट्टी स्पष्ट दिख रही थी। बीच में काली रनवे स्ट्रिप और दोनों ओर सफेद लाइट्स की कतार। सीधे रखो, बस संतुलन बनाए रखो, निर्देश मिला। 500 फीट, 200, 100, 50। उस क्षण समय जैसे थम गया। आरव ने मन ही मन कहा, मां, पापा, और कंट्रोल स्थिर रखा। पहियों ने रनवे को छुआ। जोरदार धक्का लगा। विमान हल्का उछला और एक तरफ झुकने लगा। सिया घबराकर चिल्लाई, आरव! उसने पूरी ताकत से कंट्रोल सीधा किया, रडर संतुलित रखा। विमान डगमगाया, फिर सीधा हुआ और धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगी। 200 मीटर, 100 मीटर, 50, और आखिरकार विमान पूरी तरह रुक गया। कुछ सेकंड का भारी सन्नाटा। फिर रेडियो पर आवाज आई, फ्लाइट IX 302, आप सुरक्षित रनवे पर हैं। इमरजेंसी टीमें पहुंच रही हैं। आरव के हाथ अब भी कंट्रोल पर कांप रहे थे। सिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने कर दिखाया। वह कुछ नहीं बोला, बस सीट पर झुककर रो पड़ा। बाहर फायर ट्रक और एम्बुलेंसें आ चुकी थीं। मेडिकल टीमें अंदर पहुंचीं। धीरे धीरे यात्री होश में आने लगे। कोई घबराकर पूछ रहा था, क्या हुआ? डॉक्टर शांत स्वर में कहते, आप सुरक्षित हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर। कुछ ने पूछा, विमान किसने उतारा? जवाब मिला, एक किशोर ने। रनवे पर खड़ा विमान थोड़ा तिरछा था, लेकिन सुरक्षित। चारों तरफ सायरन लाइट्स और कैमरों की हलचल थी। उस सबके बीच कॉकपिट में बैठा 16 साल का लड़का चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। सिया ने धीमे से कहा, तुमने 300 लोगों की जान बचाई। उसने फुसफुसाकर जवाब दिया, मुझे बस घर जाना है। तभी कॉकपिट का दरवाजा खुला। एक डॉक्टर अंदर आया। कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर झुककर आदर से नमस्ते किया। डॉक्टर ने धीरे से पूछा, बेटे, अब तुम ठीक हो? आवाज में चिंता भी थी और गर्व भी। आर्यन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। जी हां डॉक्टर, मैं ठीक हूं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, चलो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्यन उठ खड़ा हुआ, मगर उसकी टांगें अभी भी हल्का हल्का कांप रही थीं। पास खड़ी सिया ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। सिया शांत स्वभाव की थी, पर इस समय उसकी पकड़ में हिम्मत थी। दोनों दरवाजे से बाहर निकले और एकदम रुक गए। सामने पूरा एयरपोर्ट खड़ा था। कैमरे, रिपोर्टर, डॉक्टर, एयरपोर्ट स्टाफ और वे 300 यात्री जो कुछ देर पहले ही होश में आए थे। एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और फिर अचानक तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर उठा। इतनी तेज तालियां कि आर्यन को लगा जैसे उसके कान सुन्न हो गए हों। भीड़ में से एक यात्री रोते हुए चिल्लाया, यही है वह लड़का। दूसरे ने कहा, इसी ने हमें बचाया। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्यन को गले लगा लिया। बेटा, मेरे घर में 3 छोटे बच्चे हैं। तुमने उनकी मां को बचाया है। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। आर्यन के पास शब्द नहीं थे। वह बस चुप खड़ा रहा। एक के बाद एक लोग आगे आते रहे। कोई हाथ मिलाता, कोई गले लगाता, कोई आशीर्वाद देता। तभी माइक पर एक गंभीर आवाज गूंजी। एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले, सभी यात्रियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने कहा,
आज इस उड़ान में एक बड़ा हादसा हो सकता था। 300 जिंदगियां खतरे में थीं। पायलट बेहोश था, सह पायलट भी होश में नहीं था। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ फिर सन्नाटा फैल गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने आगे कहा, लेकिन एक 15 साल का लड़का था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जिसने कभी विमान नहीं उड़ाया था, जिसके घर में कंप्यूटर तक नहीं था, जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी। वह एक पल रुके, फिर बोले। उस लड़के ने सिर्फ एक मैनुअल और अपने हौसले के दम पर आज 300 लोगों की जान बचाई है। हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने पुकारा, आर्यन, आगे आओ। आर्यन धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ माइक के सामने आकर खड़ा हो गया। कैमरे उसकी ओर मुड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही हो। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, आर्यन, तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन कुछ पल चुप रहा। चारों ओर खामोशी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहुत डर लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली हो रही थीं। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो 300 लोग बेहोश पड़े थे। एक छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना था। मैंने सोचा, उसके घर में कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। तब मुझे लगा कि मैं डर नहीं सकता। उसके शब्दों के बाद कुछ सेकंड का सन्नाटा छाया और फिर तालियों की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। तभी भीड़ में से सफेद बालों और चश्मा लगाए एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उनका नाम डॉक्टर शर्मा था। वे आर्यन के सामने आकर झुक गए। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, ये सब मेरी गलती से हुआ। मेरे हाथ से बोतल छूट गई थी। आर्यन ने तुरंत उन्हें सहारा देकर सीधा किया। अंकल, आप ठीक हैं ना? डॉक्टर शर्मा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं, हाँ, अब ठीक हूं। उनकी आंखें नम हो गईं। वे बोले, तुम्हारी उम्र में मैं क्या कर रहा था मुझे याद भी नहीं, लेकिन तुम बहुत बड़े हो बेटा, बहुत बड़े। तभी सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी आगे बढ़ा। उसने माइक संभालते हुए कहा, आर्यन, भारत सरकार की ओर से तुम्हें सम्मानित किया जाता है। उसने एक लिफाफा निकाला। भीड़ में हलचल मच गई। अधिकारी ने घोषणा की, तुम्हारी बहादुरी के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। अधिकारी ने आगे कहा, साथ ही जीवन भर किसी भी एयरलाइन में निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आर्यन की आंखें फैल गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, 50 लाख। तभी एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक और डिब्बा खोला। अंदर सोने सा चमकता हुआ मेडल था। उन्होंने कहा, यह है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। आज तक यह सम्मान किसी 15 साल के बच्चे को नहीं मिला। आज यह तुम्हें दिया जा रहा है। उन्होंने मेडल आर्यन के गले में पहना दिया। तालियों की गड़गड़ाहट, कैमरों की चमक और लोगों की आवाजें एक साथ गूंज उठीं। आर्यन ने मेडल को हाथ में लेकर देखा और मन ही मन कहा, मां, देख रही हो ना? उसी क्षण उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल उठाई। उधर से कमला की रोती हुई आवाज आई, बेटा, हम सब टीवी पर देख रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा है। तू ठीक है ना? आर्यन की आंखें भर आईं। हां मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कमला बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तेरे पापा भी रो रहे हैं। पीछे से रामदीन की आवाज आई, अरे, मैं नहीं रो रहा। कमला हंस पड़ी, झूठ बोलते हैं। यह सुनकर आर्यन पहली बार खुलकर हंसा। उसने कहा, मां, मैं जल्दी घर आ रहा हूं। कमला बोली, जल्दी आ बेटा, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। आर्यन मुस्कुराया, दाल चावल। कमला ने हंसते हुए कहा, हां, दाल चावल। फोन कट गया। सिया पास आकर बोली, कैसी है मां? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी से रो रही हैं। सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरी भी यही हालत है। फिर वह थोड़ी गंभीर हुई, तुम तो लंदन प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे थे। आर्यन ने सिर हिलाया। सिया बोली, अब तुम्हें किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। तुम खुद एक मिसाल बन चुके हो। आर्यन चुपचाप मुस्कुराया। अगले दिन वह अपने गांव सोनपुर पहुंचा। गांव के बाहर पूरा इलाका उसका इंतजार कर रहा था। फूलों की मालाएं, ढोल की आवाज और लोगों की खुशियां हवा में घुली हुई थीं। सरपंच आगे बढ़े, बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। आर्यन की नजर भीड़ में अपनी मां और पिता पर पड़ी। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा।
मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। पिता ने भी बाहों में भर लिया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर शब्दों की जरूरत नहीं थी। रामदीन ने धीमे से कहा, बेटा, तूने वह कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर सका। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, आपने ही मुझे बनाया है। अगर आपने हिम्मत सिखाई ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। रामदीन की पलकों से आंसू गिर पड़े। उस रात छोटे से घर में दाल चावल की खुशबू थी, लालटेन की रोशनी थी और दीवार पर टंगा हुआ सोने का मेडल चमक रहा था। कमला ने प्यार से पूछा, अब आगे क्या करेगा बेटा? आर्यन हंस पड़ा। पहले खाना खाऊंगा मां, फिर सोचूंगा। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखा। पागल कहीं का। आर्यन ने दाल चावल का पहला निवाला मुंह में रखा और मन ही मन सोचा, दुनिया में लंदन है, अवार्ड हैं, कैमरे हैं, शोहरत है, लेकिन मां के हाथ के खाने से बढ़कर कुछ नहीं। एक छोटे से गांव का वह लड़का जिसके घर में कंप्यूटर नहीं था, जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, उसने आज 300 लोगों की जान बचाई, 50 लाख रुपए का सम्मान पाया और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हासिल किया। याद रखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला और दिमाग मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सबको सुननी चाहिए।